नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंक चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। यह हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है। इसमें हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्री परीक्षा के लिए रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्री परीक्षा में आंसर सामने दिया होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज शुरू की है और कम से कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कराते हैं। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको 20 से 25 प्रश्नों का रिवीजन हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारी पहले की सीरीज नहीं देखी है, हम जीएस का भी सुपर फास्ट रिवीजन कराते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाइए और उन सारी वीडियो को देख लीजिए। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए ये सारी वीडियो रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है जिनकी परीक्षा में आने की संभावना लगभग 100% है। ठीक है, तो चलिए आज की सीरीज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए है य, ऑप्शन बी है र, ऑप्शन सी है व और ऑप्शन डी है। तो बताइए इसमें कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। देखिए दोस्तों, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, बाद में उन्हें जोड़ लीजिएगा, इससे आपका स्वयं का भी मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो देखिए इसमें सही होगा डी ऑप्शन, है अंतस्थ व्यंजन नहीं है। है क्या है? ऊष्म व्यंजन है। क्या है ये? ऊष्म व्यंजन है। स और है जो होता है यह ऊष्म व्यंजन होता है, जबकि यह र ल और व जो होता है वो अंतस्थ व्यंजन होता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? ऑप्शन ए है बिहारी हिंदी, ऑप्शन बी है पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन सी है पश्चिमी हिंदी और ऑप्शन डी है पूर्वी हिंदी। तो ब्रज भाषा किस में आता है? जल्दी से बताइए आप। ब्रज भाषा आता है पश्चिमी हिंदी में। सी ऑप्शन सही है। ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, आपको इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है उसने मुझसे पास आने को कहा। उसने मुझसे पास आने को कहा, ये गलत है। ठीक है ना, पास जैसे आने को कहा ये भी गलत है। ठीक है ना, तो उसने मुझे पास आने के लिए कहा, बी ऑप्शन है, ये सही है। ठीक है ना, उसने मुझे पास आने के लिए कहा ये सही है, जबकि उसने मुझे पास आने को कहा ये गलत है, और उसने मेरे को पास आने के लिए कहा ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो तीसरे का बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, छह वर्ण किसके योग से बना है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि छह जो है एक संयुक्त व्यंजन है, तो आपको बताना है कि इसमें ये किसके योग से बना हुआ है। तो ऑप्शन ए है क और छह से आधा क है। जब हलंत लगा है इसका मतलब ये आधा क है। तो क और प्लस 6 से, फिर आधा क और श से, फिर आधा क और षटकोण वाला श से, और फिर आधा क और च से। बताइए छह का निर्माण कैसे हुआ है? ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए इसमें सही है सी ऑप्शन, आधा का और स से छह का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करिए। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है ना, अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। ऑप्शन ए है अट्टालिका, ऑप्शन बी है कैलाश, ऑप्शन सी है गायकी और ऑप्शन डी है निश्चेष्ट। आप बताइए इसमें से अशुद्ध वाक्य क्या है? तो देखिए अट्टालिका शुद्ध है, गायकी भी शुद्ध है और निश्चेष्ट भी शुद्ध है। तो अशुद्ध क्या है? कैलाश। कैलाश ऐसे नहीं लिखा जाएगा। कैलाश में क्या होता है? कैलाश में छोटा सा होता है। ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो कैलाश अशुद्ध लिखा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द बताना आपको। क्या?
मदिरा पीने का प्याला, जिसमें मदिरा पिया जाता है उसको क्या कहते हैं, उस प्याले को? तो ऑप्शन ए है चस्क, ऑप्शन बी है चषक, ऑप्शन सी है चश्म और ऑप्शन डी है चषक। देखिए आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए मदिरा पीने का प्याला को क्या कहते हैं? ये कहते हैं चषक। सी ऑप्शन सही है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये गलत होने की संभावना इसके बहुत ज्यादा रहती है। तो मदिरा पीने के प्याला को चषक कहा गया है, जिसमें खटपोड़ वाला शय रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से केतु का पर्यायवाची क्या नहीं है। ऑप्शन ए है निशान, ऑप्शन बी है पताका, ऑप्शन सी है झंडा और ऑप्शन डी है ग्रह। आपको बताना है इसमें से केतु का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए केतु का किसका पर्यायवाची होता है? निशान, पताका और झंडा, ये तीनों केतु का पर्यायवाची है। ठीक है ना, जबकि ग्रह जो है यह केतु का पर्यायवाची नहीं है। तो डी ऑप्शन सही है। समझ रहे हैं आप? ग्रह केतु का पर्याय नहीं है, जबकि निशान, पताका और झंडा केतु का पर्याय है। ठीक है, आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न है दोनों शब्द हैं। आपको बताना है कि ये दोनों शब्द क्या है। ऑप्शन ए है गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है समुदायवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है आवृत्तिवाचक विशेषण और ऑप्शन डी है क्रमवाचक विशेषण। तो बताइए दोनों शब्द किसमें आता है? दोनों आता है किसमें? आप देखिए दोनों से क्या अनुभूत हो रहा है आपको? समुदायवाचक विशेषण। ठीक है, तो दोनों शब्द समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए है आशीष, ऑप्शन बी है कार्य, ऑप्शन सी है केस और ऑप्शन डी है ताप। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए तद्भव शब्द आपको इसमें बताना है। तो देखिए आशीष तत्सम है, कार्य कारज का कार्य होता है, ठीक है ना, ये भी तत्सम है। ताप ताव का ताप होता है, ये भी तत्सम है। तो केस जो है यह तद्भव शब्द है। केस का तत्सम क्या होता है? के और सीटी वाला से होता है। ठीक है ना, तो केस का तत्सम होता है केश। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है जागृति का विलोम है। आपको बताना है कि जागृति का विलोम क्या है। ऑप्शन ए है जागरण, ऑप्शन बी है शयन, ऑप्शन सी है सुसुप्ति और ऑप्शन डी है विश्राम। तो जागृति का विलोम क्या है? बताइए जागृति का विलोम क्या होता है? जागृति का विलोम होता है सुसुप्ति। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये निद्रा का जागरण होता है। ठीक है ना, जागरण किसका होता है? निद्रा का विलोम होता है। ठीक है, तो जागृति का विलोम सुसुप्ति होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा 11वां। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई नई अपडेट हो तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे इन सारे प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध है, जहां से आप इसे अपलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही हमारे प्रश्नों का लेवल कैसा है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही प्रश्न अभी आगे भी हैं, इसलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समधनसार बराबर संसार में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि संसार में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है विसर्ग संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है व्यंजन संधि और ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। तो आपको बताना है इसमें कौन सी संधि है। तो देखिए इसमें समधनसार, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है ना, व्यंजन संधि संसार में है। ठीक, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको बताना है कि सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है ना, आपको ये बताना है कि सुशिक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ऑप्शन ए है सु, ऑप्शन बी है सु, ऑप्शन सी है शिक्षित और ऑप्शन डी है ता। आपको बताना है कि सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए सुशिक्षित में
सु उपसर्ग लगा है, ठीक है ना। स पर छुटा मात्रा सु, ये सुशिक्षित में उपसर्ग लगा है, ठीक है ना। तो 12वें का बी सही है। चलिए आपको अगली प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, बोली में कौन सा प्रत्यय है। आपको बताना है कि बोली में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है छोटी, ऑप्शन बी है ल, ऑप्शन सी है बड़ी और ऑप्शन डी है ली। तो बताना है आपको कि बोली में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए बोली में प्रत्यय है बड़ी, ठीक है ना। तो 13 का सी नंबर प्रश्न, सी नंबर उत्तर सही है, ठीक है ना। तो 13 का सी सही है, बोली में बड़ी लगा है। अब देखिए निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। आपको बताना है रूढ़ शब्द। आप जानते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिसका कोई सार्थक विभाजन नहीं हो सकता। ऐसे शब्दों का जिनका कोई सार्थक विभाजन नहीं हो सकता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी है समतल, ऑप्शन सी है वाचनालय और ऑप्शन डी है पशु। तो आपको बताना है कि इसमें रूढ़ शब्द कौन से हैं। तो देखिए इसमें रूढ़ शब्द है डी ऑप्शन पशु। पशु जो है एक रूढ़ शब्द है, इसका कोई सार्थक विभाजन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 15वां प्रश्न हमारा, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, ये 15वां प्रश्न है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है संबंध कारक, ऑप्शन बी है संबोधन कारक, ऑप्शन सी है अधिकरण कारक और ऑप्शन डी है अपादान कारक। आपको बताना है इसमें कौन सा कारक है। तो देखिए हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें कौन सा कारक है, संबोधन कारक है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 16वां प्रश्न हमारा, जातिवाचक संज्ञा बताइए। आपको बताना है इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो जैसे ऑप्शन ए है सेना, ऑप्शन बी है श्याम, ऑप्शन सी है लड़का और ऑप्शन डी है दुख। तो आपको बताना है इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए जल्दी से कमेंट करिए। जातिवाचक संज्ञा है लड़का, सी। सी जो है ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें एक लिंग विशेष की बात की गई है और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये लड़का ही है। तो लड़का एक जाति है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। आंसर सी सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। आपको बताना है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए है अन्य पुरुष, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी है उत्तम पुरुष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो दोस्तों मुझे है उत्तम पुरुष सर्वनाम। कौन सा है, मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम में आता है, ठीक है ना। उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको और मुझे, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। जबकि मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या क्या आता है, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, अपने, आपको, ये सब उत्तम मध्यम पुरुष सर्वनाम में आता है। जबकि अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनमें, उनसे, इन्हें, उन्हें, इनसे, उसको, इससे, उसको, ये सब अन्य पुरुष सर्वनाम में आता है, ठीक है ना। तो मुझे जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा छंद है जो दोहे से उल्टा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है रोला, ऑप्शन बी है चौपाई, ऑप्शन सी है सोरठा और ऑप्शन डी है बरवै। तो बताइए आप जानते होंगे कि दोहे का उल्टा क्या होता है। दोहे का उल्टा होता है सोरठा, सी ऑप्शन सही है। अब देखिए दोहे में क्या होता है, दोहे में पहले और तीसरे में 13-13 शब्द होते हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और सोरठे में क्या होता है, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहे में दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार दोहे का उल्टा
सोरठा होता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपको ये बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए है रश्मिरथी पर, ऑप्शन बी है परशुराम की प्रतीक्षा पर, ऑप्शन सी है उर्वशी पर, और ऑप्शन सी है कुरुक्षेत्र पर, और ऑप्शन डी है उर्वशी पर। तो किसमें इनको भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था रामधारी सिंह दिनकर को? तो ये हुआ था उर्वशी पर। यह उनकी बहुत चर्चित रचना भी है और इसी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। चलिए आज के 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 20वां प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अव्यय, ऑप्शन बी है संधि, ऑप्शन सी है समास और ऑप्शन डी है छंद। तो आप जल्दी से बताइए कि इसे क्या कहेंगे। तो देखिए इसे कहते हैं समास। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। देखिए समास की परिभाषा ही है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। ये प्रश्न हमारे आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां से आप इन प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारी इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है, हम चूंकि जीएस का भी सुपर फास्ट रिवीजन कराते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके यूपी पुलिस री एग्जाम की प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, उसमें जाके आप जीएस के प्रश्नों को भी सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन करने का मौका मिलेगा, साथ ही उसके एथेंटिक आंसर भी मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।